करेंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज बात श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आफताब की गिरफ्तारी के 17 दिन हो गए हैं, लेकिन क्या पुलिस आफताब के आगे बेबस नजर आ रही? पुलिस के पास ठोस सबूत हैं, तो फिर पुलिस की थ्योरी बार बार क्यों बदल रही है, यह सवाल पूछा जा रहा है। और हमने तो डे 1 से आपको कहा है कि पुलिस के पास अगर पुख्ता सबूत होते तो जो कहानियां निकल कर आ रही हैं उनमें बार बार बदलाव नहीं हो रहा होता। और जो हम कह रहे थे वही बातें आज निकल कर आ रही हैं। आज आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया। अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट भी होगा। पूछा जा रहा है अगर सबूत मिल गए तो पॉलीग्राफ टेस्ट, फिर नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही? कहा जा रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। आज इस मुद्दे पर चर्चा करूं उससे पहले वो 10 खुलासे बताता हूं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान। पूछताछ के दौरान आफताब से गंभीर कत्ल करने पर सवाल पूछा गया तो आफताब ने कहा कि अगर उसे फांसी की सजा भी मिलेगी तो कोई गम नहीं। खुलासा यह भी हुआ कि श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब मनोवैज्ञानिक लड़की को कमरे पर लेकर गया था। आफताब के निशाने पर सिर्फ हिंदू लड़कियां थीं, 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों से उसके संबंध थे, ये भी बातें निकल कर आ रही हैं। आफताब डेटिंग ऐप पर सिर्फ हिंदू लड़कियों से संपर्क करता था और अपने जाल में फंसाने के लिए हिंदू लड़कियों को ढूंढता था। खुलासे से आफताब की कट्टरपंथी सोच का भी खुलासा हुआ। इसके अलावा पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और आफताब ने मई की जो 3 और 4 तारीख थी उसको उस दिन अलग रहने का फैसला किया था, जो आफताब को पसंद नहीं आया, और उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। कहा जा रहा है कि आफताब ने कत्ल के बाद श्रद्धा की अंगूठी किसी दूसरी लड़की को गिफ्ट भी कर दी थी। इतना ही नहीं, जेल में आफताब नॉनवेज और सिगरेट की डिमांड करता है। इससे आप इसकी साइकी समझिए कि ये किसी प्रेशर में नहीं है। वो जेल में नॉनवेज मांग रहा है भाई, सिगरेट मांग रहा है कि मुझे सिगरेट ला के दो। अगर प्रेशर में होता तो नॉनवेज, यहां खाना लोगों को गले से नीचे नहीं उतरता जेल जाने पर, और इसको नॉनवेज चाहिए। आफताब की गिरफ्तारी को आज 17 दिन हो गए हैं। 12 नवंबर से आफताब 26 नवंबर तक पुलिस के रिमांड में रहा। पुलिस की टीम ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपनी जांच शुरू की। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस की टीम गई, लेकिन पुलिस को कोई खास सबूत नहीं मिले जिससे आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। अब तक जांच में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस मर्डर केस का कोई चश्मदीद तो है नहीं, जो सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे हैं। पुलिस को ना तो श्रद्धा का शव मिला, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। महरौली के जंगल से जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो भी किसकी हैं, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं। पुलिस को सीएफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस को जो कपड़े बरामद हुए हैं वो किसके हैं, इसकी भी पहचान नहीं हो पाई है। चाकू, खून के धब्बे, जो कुछ भी मिला है, पुलिस अब सीएफएसएल रिपोर्ट के भरोसे है। अब अगर रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ तो फिर क्या आफताब छूट जाएगा, ये प्रश्न सबसे बड़ा हो गया है। यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो आएगा वो इस केस का भविष्य तय करेगा एक तरीके से। आफताब इतना शातिर है कि वो गिरफ्तारी के दिन से अब तक कई बार बयान बदल चुका है। जैसे जैसे उसके बयान बदल रहे हैं, पुलिस की जांच की थ्योरी भी बदल जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस को कैसे इस जांच में कामयाबी मिलेगी और वो कैसे साबित करेगी कि श्रद्धा का कत्ल आफताब ने किया है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा, उससे पहले आपको पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी को जानना चाहिए। सोर्सेस कह रहे हैं कि 24 नवंबर 2022 पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल 5 बड़े चाकू बरामद हो गए। 23 नवंबर को सोर्सेस कहते हैं कि आफताब ने कबूल कर लिया था कि उसने जिस ब्लेड का इस्तेमाल किया उसे गुरुग्राम डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंका। 22 नवंबर को यह दावा था कि श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की जांच 80% पूरी हो गई है। 22 तारीख को एक पीआईएल के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट को पुलिस ने बताया कि यह अहम बयान है, 80% जांच पूरी हुई, तो पुलिस को क्या मिला, यह सवाल खड़ा हो रहा है। 22 नवंबर 2022 पुलिस के मुताबिक आफताब ने उन जगहों के नोट्स बनाए थे जहां श्रद्धा के शव के टुकड़े ठिकाने लगाए गए। 21 नवंबर को कहा गया कि भाई पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आवेदन किया, आवेदन इस आधार पर किया कि पूनावाला गलत सूचना दे रहा है। अब यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 21 नवंबर तक पुलिस के पास सबूत नहीं थे और नवंबर को ऐसा क्या हो गया कि 80% जांच पूरी हो गई, ये कह दिया गया। और 22 तारीख को अगर 80% जांच पूरी हो गई थी तो आज हम 29
नवंबर में खड़े हैं। 22 से लेकर 29, 8 दिन में क्या हुआ? अगर 80% जांच पूरी हो गई थी, फिर सब कुछ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर क्यों निर्भर है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं बॉस। पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है और दूसरी तरफ आफ्ताब के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल एफएसएल आफ्ताब पर हमला भी हो गया, जेल वैन पर हमला किया गया, हालांकि पुलिस ने आफ्ताब को बचा लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हमला करने वाले दोनों आरोपियों ने खुद को हिंदू संगठन से जुड़ा बताया। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। और इसलिए आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के 17 दिन बीत चुके हैं। आफ्ताब के आगे पुलिस क्या बेबस नजर आ रही है? एफएसएल लैब की रिपोर्ट क्या आफ्ताब बचेगा या नहीं, यह तय करेगी। पुलिस को सबूत मिले तो श्रद्धा मर्डर की क्यों बदल रही है भारत? चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, वकील हैं। एलन राव, पूर्व डीसीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और संजीव देसवाल, सीईओ हैं डिटेक्टिव एजेंसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मानस भाई, आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि अब पूरी थ्योरी जो है वो इस बात पर निर्भर कर रही है कि एफएसएल की रिपोर्ट में क्या आएगा। क्या एफएसएल की रिपोर्ट, क्योंकि हड्डियां तो कही गई 1 हफ्ते पहले ही मिल गई, फिर कहा गया कि ब्लड स्टेन्स मिल गए, उस बात को भी 5-6 दिन हो गए हैं। क्या इतना वक्त अमूमन लगता है उसकी रिपोर्ट आने में, या अब तक रिपोर्ट आ गई होगी? मानस जी, आपको आवाज आ रही है? मानस भाई, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं। रिजवान भाई, इतने केस आप लोग देखते हैं अदालत के अंदर, आपका अनुभव क्या कह रहा है? पुलिस की जो थ्योरीज बदल रही हैं, जो अब तक की जांच है, जितना शातिर आफ्ताब नजर आ रहा है, वाकई ये केस जो है वो सॉल्व हो पाएगा, या पुलिस अभी भी तलाश ही रही है और ये थ्योरीज जो हैं वो जांच के लिए थोड़ा समय मिले, लोगों को जो है पुलिस पे प्रश्न करने का मौका ना मिले, इसका भी एक तरीका है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ये जो पुलिस में विरोधाभास आ रहा है या उनकी स्टोरी में जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, ये नंबर 1 तो हेयर से हैं। पर्चे किस चीज़ के कट रहे हैं ये जाहिर सी बात है, ना आपको पता चल रहा होगा, ना आपको भले पता चल रहा हो, हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है कि पर्चे क्या कट रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ टेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि आदमी कितना बड़ा क्रिमिनल है, और अगर वो अपने नर्व्स को, अपने इमोशंस को, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता है, ये जानते हुए कि मुझसे जब पूछा जाएगा कोई सवाल तो मुझे उसका एक गलत जवाब देना है, ये मानते हुए कि वो चीज़ सत्य है जो मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ये पॉलीग्राफ में पुलिस को मिसगाइड करना बड़ी कॉमन बात है। बस पुलिस अपने हिसाब से कहां पर हार्ट बीट में वेरिएशन आया, कहां पे उसके आई बॉल्स में एक्सपेंशन आया, इन सब ऑब्जर्वेशन से ये अंदाज़ा लगाती है कि इस सवाल का ये जवाब सही दे रहा है या गलत दे रहा है। अगर गलत दे रहा है तो उसको और इन्वेस्टिगेट करना की कोशिश करती है कि यहाँ पर हम लोगों से कोई चीज़ को छुपाया जा रहा है। जो ये टाइम गैप हुआ है घटना में और इन्वेस्टिगेशन में, ये देखिए बड़ा प्राइम रीज़न है जिस वजह से पुलिस को दिक्कत आ रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये हुआ, ये जो गैप तो होना ही था, पर जो ये इतना लंबा गैप हुआ सुशांत भाई, ये हम लोगों से पिछले 2 डिबेट्स में मिस हो गई बात कि श्रद्धा के फादर ने श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट, जहां तक मैंने पढ़ा, आई माइट बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, ये उन्होंने मुंबई में लिखाई, देयर बाय मीनिंग कि उन्होंने 2 स्टेट की पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर दिया, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन में डिले हुआ। एंड आई थिंक उनको ये किसी ने बहुत ही गलत गाइड किया कि लड़की अगर दिल्ली में गायब हो रही है तो एफआईआर उन्होंने मुंबई में कराई। अगर वो फ्लाई करके दिल्ली आ जाते और संबंधित थाने में ही पहली रिपोर्ट कराते तो शायद इन्वेस्टिगेशन इसका रिलेटिवली इससे पहले शुरू हो गया होता और पुलिस को सफलता बहुत पहले मिलती। नहीं, लेकिन रिजवान भाई, इसमें एक तर्क यह भी है कि अगर अभी, हालांकि अभी यह भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा का मर्डर 18 मई को हुआ, यह भी अभी पूरे तरीके से तय नहीं हो पा रहा है।
लेकिन अगर 18 मई को हुआ और उनके पिता ने आगे जाके कई महीनों बाद जब ये लगा कि बेटी नहीं मिल रही है तब जाके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो वो रिपोर्ट दर्ज होने और उसके बाद दिल्ली में जांच होने, क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी बुलाकर इससे पूछताछ की थी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं है, वो अभी हाल में ही हुआ है। तो इसलिए वहां फिर भी वो गैप रहता ही, अगर 18 मई की तारीख को भी आप माने वो चीज बनी रहती है। एल एन राव साहब, आपका इतना लंबा अनुभव क्या कह रहा है 17 दिन के बाद भी अगर पुलिस जो है वो नार्को टेस्ट के लिए जा रही है, अभी एफएसएल रिपोर्ट जो है उसका इंतजार ही हो रहा है और एक ऐसी पुख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही जिसमें बता पाए कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या इसका मतलब यह है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पुलिस के हाथ खाली नहीं है। हो सकता है आप मीडिया को पूरी सारी जानकारी नहीं देना चाह रही हो। मेरे सूत्रों के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें अच्छी एविडेंस इसमें आई है। जहां तक नार्को टेस्ट की बात है, नार्को टेस्ट इसलिए किया जा रहा है, जैसे अभी बता रहे थे भाई, कि वो अगर नॉर्मल इंटरोगेशन में कोई आदमी कोई चीज छुपा रहा है तो उसका नार्को टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है कि उसकी सच्चाई जानने के लिए कि क्या झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। नार्को टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसका पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे, फिर उसका मेडिकल जांच होगी जो हो चुका है। अब वो नार्को टेस्ट में अगर जाएंगे तो उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल और नॉर्मल इंटरोगेशन में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों में उनके जवाबों में क्या फर्क है वो पता लग जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। फिर उसके बाद दोबारा से उससे पूछताछ हो सकती है, भले ही वो जेल चला गया तो भी उससे जेल से पूछताछ हो सकती है। इसमें कोई कानूनी बार नहीं है इसमें। लेकिन ये कहना कि पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है, ऐसी बात नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक, क्योंकि 6 महीने के बाद ये रिपोर्ट हुआ है, ऐसे सिचुएशन में अगर 6 महीने के बाद कोई केस दर्ज होता है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली डिफिकल्ट होती है। और खासतौर से ऐसे केसों में जहां पर डेड बॉडी नहीं मिली है, जहां पर किसी ने कोई प्रत्यक्ष देखा नहीं है, जो मारने वाले ने कोई आई विटनेस नहीं है, ऐसे केसों में इन्वेस्टिगेशन नो डाउट इसमें मुश्किल है। लेकिन इस केस में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली हाथ है। खाली हाथ से इन्वेस्टिगेशन 17 दिन नहीं होती है। 17 दिन में पुलिस ने काफी कुछ सबूत जुटाए हैं और मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो टीम इसमें लगी हुई है बहुत ही सक्षम ऑफिसर मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ही कहा कि 80% जांच पूरी हो गई है 22 नवंबर को। आज हम 29 नवंबर में खड़े हैं। 80% को 100% करने में 8 दिन और बीत गए और अभी भी नार्को टेस्ट ही हो रहा है और एफएसएल की रिपोर्ट क्या आई है ये भी नहीं पता। इसलिए लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि ये 80% हो चुका था तो फिर नार्को की किस लिए जरूरत पड़ रही है? नहीं, नार्को की जरूरत इसलिए पड़ी है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, नार्को की जरूरत पड़ी है इसमें। और एफएसएल की जब वो रिपोर्ट आई है नहीं आई पब्लिकली वो शायद उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन वो डायरेक्टली उस रिपोर्ट के लिए उनको टच में है और वर्बली भी पता लग जाता है इसमें कि क्या इसमें है। और मुझे जहां तक जानकारी है कुछ उसके अवशेष मिले हैं उसके इंस्टांस पे, आफ्ताब के कहने पर जो उसके इंस्टांस मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं, और ब्लड का सैंपल जो लिया गया तो उससे कहीं ना कहीं मैच किया हुआ है अभी तक। लेकिन वो हो सकता है मीडिया में अभी किसी वजह से जानकारी अभी नहीं डाली हो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस अपनी कई बार इन्वेस्टिगेशन की बातें सारी बातें नहीं बताती है क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन खराब होने के चांस होते हैं। ठीक है मानस मिश्रा जी, आपकी जानकारी क्या कहती है? जो हड्डियां मिली, जो ब्लड, जो दावा किया गया कि हड्डियां मिली हैं, ब्लड के कुछ नमूने मिले हैं, इनको फॉरेंसिक जांच में कितना समय लगता है और क्या अब तक पुलिस को पता लग गया होगा कि ये श्रद्धा की हड्डियां या उसके ब्लड के सैंपल हैं या नहीं? ये एक बड़ा ही टीडियस जॉब है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉर्पस डेलिक्टाई यानी कि बॉडी नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये खबर है कि 35 टुकड़े किए गए हैं, साथ साथ कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। तो इस तरह की और 6 महीने बीत चुके हैं। तो इस तरह की जितने भी केसेस होते हैं जहां पे आपके पास कुछ हाथ में नहीं है, टाइम लगता है एविडेंस को कलेक्ट करने में और टेस्ट करने में। अगर आप डीएनए प्रोफाइलिंग भी करेंगे तो आपको 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग सकता है। दूसरी बात, जहां तक बात है कि हड्डियों का मिलना, देखिए हड्डियों का मिलना ठीक है, अगर आपको हड्डियां कुछ मिली हैं, पहले तो ये पता लगाना कि वो हड्डियां ह्यूमन है कि जानवर की हैं। साथ ही साथ अगर वो ह्यूमन की हैं तो मेल है कि फीमेल है। साथ ही साथ एक ये भी चीज देखने वाली है कि हड्डियां क्या कोई डुप्लीकेट हड्डी तो नहीं है, क्योंकि कुछ हड्डियां ऐसी हैं हमारी बॉडी में जो कि एक ही होती है। क्या आपको मल्टीपल उस तरह की हड्डियां मिल रही, इसका मतलब है कि वो एक से ज्यादा लोगों की स्केलेटल रिमेन्स हैं। साथ ही साथ हमारे पास स्कल नहीं है। और जहां तक बात है पॉलीग्राफ टेस्ट की, देखिए मैं फिर क्लियर कर दूं, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट बोलते हैं, बट वो लाई पकड़ता नहीं है, वो झूठ नहीं पकड़ता। वो बॉडी में कुछ चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड करता है और ये कहीं ना कहीं आपके जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको कोरोबोरेट करने में हेल्प करता है।
उसको इनहेंस करने में हेल्प करता है। और नार्को के बिना आप पॉलीग्राफ टेस्ट को कंक्लूसिव मान सकते हो, कंक्लूसिव तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा है, तो नार्को एनालिसिस का होना जरूरी है। और मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि कोरोबोरेटिव एविडेंस है और जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, अगर एक्यूज्ड के ऊपर एक्यूज्ड ने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देता है तो उनको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कोरोबोरेटिव एविडेंस के साथ। तो कुछ चीजें जो उसने पहले बोली, जो बाद में बोली, उनको हमें ध्यान में रखना है। पॉलीग्राफ टेस्ट में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रेलेवेंट इररेलेवेंट क्वेश्चंस का एक अलग टेस्ट होता है, साथ साथ कंट्रोल्ड क्वेश्चन का अलग टेस्ट होता है। इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछते पूछते सडनली एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो चेंजेस आते हैं ग्राफ में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो चेंजेस इस वजह से हो कि एक्यूज गिल्टी है। यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि बॉडी में और भी कई तरह के चेंजेस होते हैं, कई तरह की चीजें। और साथ ही साथ हम बात करते हैं एक ऐसे एक्यूज की जो कि बड़ा, जैसा हमें पता लगा है कि बड़ा शातिर है, तो इस चीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट मानस भाई, मुझे एक चीज बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि हड्डियां भी मिली, तो वो एक ही शरीर की हैं या नहीं, पुरुष की हैं, महिला की हैं? और डीएनए सैंपलिंग, आप कह रहे हैं डीएनए सैंपलिंग में कई बार 3-4 हफ्ते भी लग जा सकते हैं। हमने रिसर्च की, उसमें पता चला कि कई बार 3-4 दिन में भी पता लग जाता है। क्या ये सब होने में क्या हफ्ता 10 दिन कम वक्त है, अभी और टाइम लगेगा? देखिए, थोड़ा सा कम वक्त मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारे पास जो इस केस की जो हिस्ट्री रही है वो इतनी अच्छी नहीं है और काफी टाइम बीत चुका है। किसी भी कंक्लूसिव एविडेंस में जाने से पहले टाइम देना बड़ा जरूरी है। और जहां तक पुलिस की बात है, मुझे लगता है कि पुलिस के पास काफी कुछ ऐसे सबूत भी होंगे जो मीडिया से शेयर नहीं किए गए हैं फॉर वॉट एवर रीजन, जो कि सही भी है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम सामने नहीं बता सकते। तो पुलिस को ये कहना कि उसने अपना काम नहीं किया, मुझे लगता है ये सही नहीं है। थोड़ा सा टाइम हमें लेना चाहिए। और इस नहीं, पर हम ये एक बार भी नहीं कह रहे सर कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही। हम बस ये कह रहे हैं पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन उस दिशा में, उस डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, जहां पर ये कंक्लूसिवली पता चल जाए कि श्रद्धा का मर्डर हुआ और वो आफताब नहीं किया, उससे वो अभी कितनी दूर है ये समझने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के अनुभव से। संजीव देसवाल जी, आपके हिसाब से ये केस किधर जा रहा है? अभी 17 दिन बाद पुलिस आपको कहां खड़ी दिख रही है? देखिए, जब इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है, जहां पे इतने चैलेंजेस होते हैं, जहां पे 6 महीने हो गए हैं किसी अपराधी को अपने अपराध को छुपाने के लिए उसे मिले हैं 6 महीने जो, तो ऐसे में चैलेंज तो आते हैं। और चैलेंज जब आते हैं और बार बार ये होता है कि हमें नार्को टेस्ट कराना है या पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है, तो इसकी कोई गहरी वजह होती है कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों करा रहे हैं, नार्को टेस्ट क्यों करा रहे हैं। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट आप करा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं आई है, आपके पास सर्कमस्टेंस एविडेंस है, क्योंकि लास्ट लोकेशन श्रद्धा की आफताब के साथ थी। इसके बिहाफ पे हम उसको कहते हैं इंटरोगेट कर सकते हैं, हम उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट जब कराते हैं, इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारे पास 3 रूट्स होते हैं। एक बिहेवियर पैटर्न पकड़ना क्रिमिनल का, दूसरा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि डाटा एनालिसिस क्या कहता है। इन सब के बिहाफ पर ही हम ये कर सकते हैं कि नार्को जो एडवांस टूल है, क्योंकि नार्को एडवांस इन्वेस्टिगेशन टूल होने के बावजूद हम उसको बार बार अपराधी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, बिहेवियर समझना होता है क्रिमिनल का, कि जब हम नार्को टेस्ट फाइनल टेस्ट में जाएं, जो कि एडवांस इन्वेस्टिगेशन टूल है, जिससे हमें लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे कि हमें मिसलीड ना हो, हम लीड पे चलें। तो ऐसे में नार्को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमने चाहे इंटेरोगेशन से ली हो, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट से ली हो, चाहे हमारे को जो पार्ट्स मिले हैं उसके कहने पे उनको हम, सबसे बड़ी बात यह कि इतने दिनों के बाद, 17 दिन के बाद आपको डीएनए की रिपोर्ट नहीं मिल पाती। ये अपने आप में शक पैदा करता है कि क्या सच में वहां जो अवशेष मिले थे मानव अवशेष ही हैं। पहली बात, अगर वो मानव अवशेष हैं तो क्या श्रद्धा के हैं, क्या डीएनए है? अगर डीएनए की रिपोर्ट आ रही है आपके पास 100% वो श्रद्धा के अवशेष हैं, तो फिर आपको नार्को टेस्ट में जाने की इतनी सख्त जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास डीएनए रिपोर्ट कितने दिन में आ जानी चाहिए? पुलिस के पास नहीं होता किसी भी। देखिए, ऐसा है कि जब इतना इंपॉर्टेंट केस होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर डीएनए रिपोर्ट मंगाई जा सकती है, लाई जा सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है, हाईलाइटेड केस है। मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने सवाल है कि इस तरीके से नृशंस हत्या कर दी, 35 टुकड़े कर दिए एक शातिर अपराधी ने, और उस अपराधी को 17 दिन के बाद भी वो कह रहा है कि मेरे को ये खाना चाहिए, मेरे को वो खाना चाहिए, वो हंस रहा है, मीडिया के सामने उसकी फोटोज आ रही हैं। इतना क्रिमिनल आदमी को अगर हम उसे उसके अंजाम तक ना पहुंचा पाए तो इस पुलिस का मतलब क्या है?
हमें कोई दो राय नहीं कि रिजवान पुलिस भाई, अपना अच्छा काम एक कर रही है। एंगल ये है कि लेकिन हम ये कह रहे हैं पुलिस अच्छा काम अभी करने के मीडिया को बाद बताना नहीं चाह रही होगी, अपनी जांच चल रही है, कुछ पुख्ता आ जाएगा तो शायद बताएगी। दूसरा, क्या ये भी हो सकता है कि पुलिस के पास अभी सब्सटेंशियल बताने के लिए कुछ नहीं है? अगर डीएनए के सैंपल मैच कर गए होते, वो हड्डियां मान लीजिए पता चल गई होती कि श्रद्धा की हैं, तो पहली बात जो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई श्रद्धा की डेड बॉडी वो है नहीं है, कहां है, वो तो स्थापित हो जाती ना। तो क्या वो अभी स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस उस पर कुछ नहीं बोल रही, नार्को टेस्ट वगैरह वगैरह कर रही है? कहता आया हूं डे 1 से। रिजवान भाई से प्रश्न है, रिजवान भाई, कि कंक्रीट एविडेंस अगर पुलिस के पास होते, सुशांत भाई, हाँ, एविडेंस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती पुलिस को। रिजवान जी आप बोलिए। सुशांत भाई देखिए, जो अब पुलिस का बयान आया, जी हाँ, कि 80% इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है। सुशांत भाई, ऐसी कोई फ्रेजोलॉजी नहीं बनी, ये पता नहीं पुलिस के सम्मानित अधिकारी कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 80% इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई चीज नहीं होती, 99% इन्वेस्टिगेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। जो 1% होता है वहीं पे मुजरिम छूटता है। आप 99% इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, उस 1% से रिजवान अहमद को जैसा वकील आपने मुवक्किल को छुड़ा के ले जाएगा। जिन केसेस में पुलिस यह कहती है कि चार्जशीट वाटर टाइट है, यानी 100% इन्वेस्टिगेशन कंक्लूसिव सोल्यूशन तक पहुंचा है, रिजल्ट तक, वहां 5 साल बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के परकच्छे उड़ा रहे होते हैं वकील। तो यह तो रही बात परसेंटेज की। दूसरी बात रही, ये बहुत आ रही है चर्चा, स्टेट ऑफ माइंड, कि साहब वो अपने बयान बदल रहा है, क्रिमिनल ट्रायल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर रिजवान अहमद, वैसे तो होंगे नहीं, पर रिजवान अहमद जैसा कोई वकील होगा उसे एक लाइन बोलनी है, लॉर्डशिप, खाने को नहीं देते थे, सोने नहीं देते थे, टॉर्चर करते थे, मेरे मुवक्किल का दिमाग ठीक तरह काम नहीं कर रहा था, मुकदमा वारदात पुरानी हो गई थी, इस मारे उसके बयान बदल रहे थे। दैट्स इट। इसके आगे आर्गुमेंट नहीं होता, फिर किस्सा खत्म। तीसरी चीज, जैसे जैसे पुलिस रिमांड लंबी होती जाती है, यह चीज 3 दिन में पुलिस अगर क्रैक करती है, 4 दिन में करती, वैसे ये नॉर्मल केस नहीं है, फिर भी मैं ट्रायल का आपको आगे का बता दूं। जैसे जैसे पुलिस रिमांड लंबी होगी, 17 दिन की हो गई, वैसे वैसे ये स्टैब्लिश होगा कि एविडेंसेस क्रिएट किए गए हैं जो ओरिजिनली नहीं थे। तो द लॉन्गर द डिमांड, द रिमांड, द वीकर द ट्रायल। आगे जाके ये अब रिकवरी की बात आई। सुशांत भाई, रिकवरी की जब वीडियोग्राफी होती है तो यह तक देखा जाता है कि अभियुक्त आगे चल रहा था और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पीछे चल रहा था। अगर उल्टा हो जाए, यानी अभियुक्त पीछे है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जंगल में जा रहा है, तो उसकी बाद में एक वकील खड़े होके उसके परकच्छे उड़ा देगा कि साहब इनको तो पहले से पता था कि हड्डी कहां है। सो ये इतने लकूने हैं कि लेट अस सी, 6 महीने बीत चुके हैं और जितना भी हम वाटर टाइट करें, एक तरफ एक आदमी 35 टुकड़े कर रहा है, एक तरफ सुशांत भाई उसके घर से वो छुरे निकल रहे हैं जिससे उसने एक आदमी को काटा है। यानी ये दोनों बातें बतौर क्रिमिनल लॉयर मुझे तो समझ में नहीं आ रही। और रिजवान भाई, इसमें थ्योरीज भी तो चेंज हो रही हैं। टुकड़े टुकड़े करके पूरे दिल्ली में छुपा दिए, आरी से काटा, अब नई थ्योरी आ रही है कि छुरे से काटा। पहले दिन कहा कि पहले दिन जो है उसी दिन काट के उसको अगले दिन डिस्पोज कर दिया। फिर उसका कहां से तो थ्योरी आई कि उसको फ्रिज में उसका सिर रखता था, रोज उसको देखता था, और बॉडी जो है वो अंदर फ्रिज में थी। लड़की जब आई एक दूसरी, तब भी बॉडी थी। अब कहा जा रहा है कि उसका मुंह जो है वो जला दिया था। हर बार कहानियां बदल रही हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पुलिस ऑफिशियली कह रही है, ये सोर्सेस कह रहे हैं, पुलिस को आप दोष नहीं दे सकते, बिल्कुल, लेकिन ये कहानियां बदल रही हैं। राव साहब, मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए मैं ये थ्योरी मान लूं कि पुलिस जांच कर रही है, इसलिए अभी एफएसएल की रिपोर्ट में क्या आया या दूसरी क्या सबूत मिले ये नहीं बताना चाह रही, लेकिन इसी पुलिस के बीच में से एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें 18 अक्टूबर की रात आफताब बैग लेकर जा रहा है, ये तो निकल आता है, वो तो दिख जाता है, लेकिन बाकी सबूत मिले या नहीं ये पुलिस जो है वो कहीं से लीक नहीं होने देती। क्या इसका मतलब ये पुलिस टाइम बाई कर रही है? वो कुछ मीडिया के प्रेशर को कम करने के लिए कुछ लीक करती है, कुछ कहानी जो है सोर्सेस के हवाले से इधर उधर से आती है, और वो इतने दिन में समय लेकर अपनी जांच को कहीं ले जाने की कोशिश कर रही है।
सर आपका ऑडियो म्यूट है, शायद ऑडियो आपका म्यूट है। हाँ सुशांत जी, देखिए ये मीडिया का ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया है, नेशनल वाइड इंटरेस्ट है इसका, सभी लोग जानना चाह रहे हैं केस के बारे में। तो मीडिया का प्रेशर तो इस पर है, पुलिस के ऊपर मीडिया का प्रेशर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ साथ मीडिया जितने हाउसेज हैं, मीडिया चैनल जितने भी हैं, उनके अपने इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर भी चल रही है। ये मैं बता दूं आपको बात, ये जो आपने बताया है सीसीटीवी फुटेज आ गई है, कहीं जला दिया है, कहीं छुरे का इस्तेमाल हुआ, कहीं आरी का हुआ, ये कोई असली बात नहीं है, ये मीडिया के इन्वेस्टिगेटर की इमेजिनेशन है। मेरी जानकारी के हिसाब से पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स ने ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं दी है जिसके बेसिस पे अब चैनल में बात हो रही है। सब ये लोग ये सब अंदाजे लगाए जा रहे हैं, और अंदाजे लगाने का क्यों है कि चर्चित विषय है, चर्चित विषय में कोई भी कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके एस इन्वेस्टिगेटर्स है मीडिया में, ये भी मैं बता दूं, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम से जानते हैं, वो अपने अपने कुछ थोड़ा सा मिला, उसमें मसाला लगा के बता दिया, परोस दिया, वो सारा चीज हो रहा है। असल में मैं बता दूं आपको, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ हो रहा है, क्या एविडेंसेस है, वो अभी तक भी असली मीडिया तक नहीं पहुंची है। जिस दिन चार्जशीट फाइल होगी और उसकी कॉपी तब आप देख लेना ये जो बातें। पर राव साहब मैं ये कह रहा हूं, मीडिया तो इसलिए जांच कर रहा है ना कि पुलिस एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता नहीं रही। जब देश का इतना इंटरेस्ट है पुलिस को, आप भी इतने बड़े अधिकारी रहे हैं सर, कितने केसेस में पुलिस ऐसा होता है भाई। आप आरुषि का याद कीजिए सर, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमको क्या मिला, नहीं मिला। वो भी सुशांत जी प्री मैच्योर थी, वो जब वहां के आईजी साहब कह रहे थे उसमें आरुषि में कि वो तो वो एंगल था, दूसरा एंगल वो बाद में निकल के नहीं आया, तो वो जल्दबाजी में उसी से लेसन लेकर पुलिस इसमें जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहती। लेट एवरीथिंग बी क्लियर, और एक दिन आएगा कि पुलिस सामने आएगी। पर राव साहब सर, इसका मतलब एक चीज तो हुआ कि पुलिस जल्दबाजी नहीं करना चाहती और 17 दिन ले चुकी, इसका मतलब उसके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जैसे सबूत अभी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बात सही है कि नहीं है, और ये भी हो सकता है कि बताना नहीं चाह रहे हो। क्यों आगे कोई इन्वेस्टिगेशन अभी और भी होनी है, उसके अंदर कोई हिंड्रेंस ना हो। और जहां तक बात कर रहे थे भाई को 80%, 90%, 90% कुछ नहीं होता है, ये भी किसी ने नहीं कहा कि हमने 80% किस, बता दीजिए। आप खुद कह रहे हैं मीडिया में किसी ने कोई बाइट नहीं दी या किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, 80% कहां से आ गया? तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये भी तुक्के चल रहे हैं कि 80%, कोई परसेंटेज नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, वो जब तक इन्वेस्टिगेशन 90 डेज तक होगा तब तक उसमें इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। भले ही अब 10% हो चाहे 90%, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को धीरे धीरे करने में और टाइम भी लगता है, कई चीजें कई प्रोसेस में टाइम लगता है। जैसे आप पूछ रहे थे कि डीएनए टेस्ट में कितनी रिपोर्ट आज कितने दिन में आ जाएगी। हाँ, अगर वहां का कंसर्न डीसीपी स्पेशल रिक्वेस्ट करता है तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे हो जाता है, वरना तो अगर रूटीन में जाएगा तो कई महीने लग जाते हैं उसमें, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे हो जाता है इसमें। तो मैं आपसे सर प्रायोरिटी बेसिस में कितने दिन में आ जाते हैं? प्रायोरिटी बेसिस में तो जैसे आप बता रहे थे अभी, डिटेक्टिव साहब कह रहे हैं तो 2 दिन में आ सकती है, होगी तो मीडिया से की होता है। मानस सर, सारी की सारी कंबाइंड राव साहब भी कह रहे हैं अगर प्रायोरिटी बेसिस पे हो तो 2 दिन में डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है। और अगर डीएनए की रिपोर्ट में वो हड्डियां, ब्लड सैंपल कुछ साबित हो रहा था कि वो श्रद्धा के ही हैं, तो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना तो बता सकती थी कि भाई ये हमको कॉन्क्रीट एविडेंस मिल गया कि श्रद्धा का मर्डर हुआ है और अब हमको चीजें बस जोड़नी है। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। क्या इसका मतलब है कि उस एफएसएल की रिपोर्ट जो आई होगी या अभी तक शायद आई होगी, उसमें कुछ पुख्ता नहीं मिल पाया, ये शक जताया जा सकता है क्या? ये तो सुशांत जी देखिए बिल्कुल सही बात है। जब तक कोई चीज पुख्ता नहीं मिलेगी या लैक ऑफ एविडेंस है या बोन्स की मिली है, तो किस तरह की, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर मिलेगी तो मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी और बताया जाएगा। लेकिन चूंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर, पूरे देश की नजर है इस केस के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, बाद में जाकर के उल्टा साबित हो या गलत साबित हो। तो मुझे लगता है कि लापरवाही नहीं होगी इस केस में। अगर कोई चीज मिली है तो जरूर उसको संभाल के रखा गया होगा, अगर नहीं मिली है तो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे जरूरी चीज है डीएनए बड़ा जरूरी है। और अगर आपको ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं, तो डीएनए प्रोफाइलिंग बड़ी जरूरी है और डीएनए की रिपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस केस में। बाकी जितने भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो अपनी जगह है, नार्को अपनी जगह है, पॉलीग्राफ अपनी जगह है, वो कोरोबोरेट करेगा पूरी चीज को। लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग, और अगर हमें स्कल मिल जाता है, अगर स्कल के कोई अवशेष मिलते हैं, डेंचर्स मिलते हैं,
तो यहाँ पे एज हम निकाल सकते हैं, अगर कोई हड्डी मिलती है तो हम उसमें ऑसिफिकेशन देख सकते हैं, स्कल के ऊपर है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। पेल्विस देख करके बता सकते हैं मेल एंड फीमेल है, तो यहाँ पे तो हड्डियों का काम हो जाएगा, लेकिन डीएनए बड़ा जरूरी है क्योंकि एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट बहुत जरूरी है। तो रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है इसके कारण हमें नहीं पता, क्या हमारे पास उतनी एविडेंसेस हैं, नहीं है। तो एक प्रेस अगर मिल गई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर है और सब लोग जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब क्या सच है, सर क्या मुझे भी 20 साल से ऊपर हो गया पत्रकारिता करते हुए, मैंने ये देखा है जब इतना नेशनल इंटरेस्ट का कोई मामला होता है और पुलिस के हाथ कुछ पहला कॉन्क्रीट आता है तो पुलिस कम से कम और प्रेशर ईज आउट करने के लिए भी वो लोगों को बताती है कि भाई देखिए ये चीज हमको मिल गई है। तो वो अगर एफएसएल की रिपोर्ट में डीएनए सैंपलिंग मैच हो गई होती तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती, नार्को टेस्ट बाद में होता रहता, लेकिन वो नहीं हुई है, इसलिए संशय पैदा हो रहा है, सवाल पैदा हो रहे हैं। संजीव भाई आपके हिसाब से बताओ, डिटेक्टिव आप जब आ रहा हूं रिजवान भाई, संजीव भाई आप जब बाहर से केस देख रहे हैं आपको लग रहा है पुलिस कुछ मिस कर रही है, कुछ ऐसी चीज जो आपको दिख रहा है कि इस केस में तो ये सामने से होती हुई दिख रही है केस को जोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस नहीं देख रही है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि 30 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया है मेरा, कहते हैं प्रोफेशन के अंदर। मैं समझता हूं कि इतने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस के बावजूद ये साफ नजर आ रहा है कि अगर पुलिस के पास इतना हाईलाइटेड केस है, अगर कंक्रीट एविडेंस एक भी होती, हम ये नहीं कहते कि कई कंक्रीट एविडेंस मिल जाती, एक भी कंक्रीट एविडेंस मिल जाती, अगर वो डीएनए की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में प्रायोरिटी बेसिस पे मंगा लेते, या उनको कोई ऐसा बॉडी का पार्ट मिल गया होता जिसको वो 100% कह सकते थे कि ये श्रद्धा का बॉडी पार्ट है डीएनए के बाद, या फिर उनको कोई ब्लड क्लॉट मिल जाता जो श्रद्धा का ही है ये भी डीएनए के रिपोर्ट के बाद, या फिर कोई ऐसी कहते आरी या कोई हथियार मिल जाता जिसपे बॉडी ब्लड के कहते वो मिलते, स्पॉट्स मिलते। ऐसा नहीं कि कोई हथियार मिल गया तो आपने कह दिया कि ये श्रद्धा का हत्या से हुई थी। इतने सारे लैक ऑफ एविडेंसेस हैं जिसके ब्याह पे हम साफ कह सकते हैं कि पुलिस के पास अभी कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। कंक्रीट एविडेंस जब नहीं है तो फिर वो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंस बनाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, इतनी इन्वेस्टिगेशन, इतनी इंटेरोगेशन, ये सब एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि कोई दो राय नहीं कि 6 महीने के लैब्स के बाद कंक्रीट एविडेंस आपको मिल ही जाए। अगर मिल गया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने अपनी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक तो दे दी होती, क्योंकि 17 दिन हो गए, 17 दिन पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है इस केस को, सुबह से लेकर शाम तक हर मीडिया में चल रहा है। ऐसे में पुलिस चुप रहे, मैं ये मान नहीं सकता कि अगर कंक्रीट एविडेंस होती तो वो कुछ ना बोलते। इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो पुलिस कर रही होगी। आपको संजीव भाई को भी लग रहा है कि अगर कॉन्क्रीट एविडेंस होता तो पुलिस कम से कम सामने आकर कुछ ना कुछ तो बताती। रिजवान भाई अब आप अपनी बात कहिए। जी सुशांत जी, देखिए पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ना करना ये प्रथम दृष्टिया एक आम जनता को सेटिस्फाई कर सकता है, पर इस बात को 2 मिनट के लिए यहां खत्म कर देते हैं कि ये पुलिस का प्रेरोगेटिव है। वो भाई वो नहीं करना चाहती, वो आरुषि जैसा कोई ब्लंडर नहीं करना चाहती, चलिए एक ग्रेस मार्क दे दिया पुलिस को। 2-3 सवाल हैं बड़े मेन। अगर पुलिस ने आफताब की रिमांड एंड कर दी होती टिल फर्दर एविडेंस, आफताब जुडिशियल कस्टडी में पहुंच गया होता और पुलिस के पास जो भी एविडेंसेस आए पुलिस उनको जोड़ रही होती, तो मैं कहता कि आफताब जेल पहुंचा दिया गया वापस। इसका मतलब पुलिस के पास अपने मतलब भर का मसाला आ गया है, अब पुलिस तार से तार जोड़ रही है। जो मैं अपने सम्मानित पैनलिस्ट से कहना चाहता हूं, राव साहब से, जो अभी तक आफताब को पुलिस ने पुलिस कस्टडी में रख रखा है, यहां मेरा शक पैदा हो रहा है कि अभी मसाला पर्याप्त नहीं है। वो जेल भेजा जा चुका है। एक अक्यूज को अभी भी आप जेल गया है, कस्टडी में रखकर वो जेल में है और अब उसका 1 तारीख को नार्को होना है। 17 दिन उसकी रिमांड 15 दिन की हुई है। नहीं, अब वो जुडिशियल कस्टडी 15 दिन की हुई है। सुशांत जी मैं क्लियर कर देता हूं, कस्टडी के बारे में मैं क्लियर कर देता हूं। बताइए राव। देखिए रिजवान भाई, आप तो जानते हैं वकील साहब है, मैं भी वकील हूं 8 साल से, मैं भी देख रहा हूं ऐसे केसेस में टोटल कस्टडी की रिमांड 14 दिन से ज्यादा पुलिस में नहीं रह सकती। उसके बाद उसको 14 दिन के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है। और कल जब उसका अटैक हुआ था वो भी उसी की कस्टडी से आया था, जेल से आया था, वो जेल से आया था। अभी मैं आप एक और थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि पुलिस की कस्टडी नहीं राव साहब किया है। उसके बाद अभी
हो सकता है जल्दी से जल्दी पुलिस अभी ये नार्को टेस्ट के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और मैं भी समझता हूं कि पुलिस को बता देना चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि बहुत पब्लिक लालायित है, इच्छुक है जानने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है, किस स्टेज पर है। और मैं समझता हूं सीनियर ऑफिसर्स ने इसका संज्ञान ले लिया है और जल्दी से जल्दी पुलिस कॉन्फ्रेंस इसमें करेगी, करके पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेज है वो बताएगी, मोटी मोटी सुशांत जी, बातें। ठीक है, रिजवान अहमद। माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन ठीक है, रिजवान अहमद जी। जी सुशांत जी, जो जैसा राव साहब ने बताया कि 14 दिन अपर लिमिट है, तो यानी पुलिस ने पूरे 14 दिन उसके इस्तेमाल किए, पूरे इस्तेमाल किए, और अभी तक कोई ऐसा, जो मैंने आपके पहले डिबेट में बोला था, जब तक उस फ्लैट में पुलिस ये साबित नहीं कर पाएगी कि कत्ल इसी फ्लैट में हुआ और यहां का डीएनए जंगल के डीएनए से मैच नहीं करेगा, तब तक इन्वेस्टिगेशन अपने आप में कमजोर है। और जहां तक रही पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा करने की बात, तो एक सवाल उठता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को ठंडे बस्ते में रख के बैठी है। आखिरी बात, आपने और हमें पता है कि मई में श्रद्धा गायब हुई, सीसीटीवी फुटेज कब का मिला है सुशांत भाई? अक्टूबर का। हाँ, अक्टूबर का। ठीक, यानी हम लोग अपने आप को यह समझा रहे हैं यहां बैठकर कि मान लीजिए 20 मई को कत्ल होता है और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने तक बॉडी डिस्पोज ऑफ की जा रही थी। 5 महीने। एक बंदा जो इतना शातिर था वो 5 महीने तक टुकड़े डिस्पोज ऑफ कर रहा था। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि पुलिस जो है वो जानकारी बाहर नहीं आना देना चाहती ताकि केस प्रभावित ना हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज बाहर आ जाता है। तो इसलिए क्या बाहर आना है, क्या थ्योरीज बाहर आनी है, नहीं आनी है, इसको लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। राव साहब, मुझे एक चीज और बताइए। देखिए, मैं कह रहा हूं ये मामला कोर्ट में तो जाएगा, कोर्ट में आफताब का वकील खड़े होकर तो ये कहेगा ना सर कि ये जो बात कही जा रही है कि आफताब ने श्रद्धा को 18 मई को मार दिया, उसने कबूल कर लिया और ये चीजें जो हैं वो ऐसे ऐसे हुई, ये तो पुलिस कह रही है ना। उसका वकील तो कहेगा कि इसने कुछ किया ही नहीं, और पुलिस को यह साबित करना होगा कि इसने किया है। तो वो साबित करने के लिए सबूत अभी अगर है पुलिस के पास, तो फिर नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कई लोगों का यह भी मानना है। देखिए सुशांत जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस का केस टाइट प्रूफ होना चाहिए और एविडेंस पुलिस की तरफ से ही लीड होगी। पुलिस को अपना केस साबित करना है, उसके वकील को उस केस को धज्जियां उड़ानी है, ये भी बात सही है, लेकिन एविडेंस के बेस पे स्टोरी जो पुलिस की है वो उसको साबित करी जाएगी। जो स्टोरी हम बता रहे हैं कि श्रद्धा का मर्डर यहाँ हुआ, तो ये एविडेंस से कनेक्ट होगा। एविडेंस के बिना हमारा कहने से कोई फायदा नहीं है। पुलिस की जो स्टोरी है उसमें दैट शुड बी सपोर्टेड विद द एविडेंस, और अपने आप में मजबूत ये एविडेंस होगी तभी होगा। वरना आपने सही कहा कि श्रद्धा, उसका वकील आफताब का तो बोलेगा इसने तो किया ही नहीं, पुलिस ने जबरदस्ती फंसा दिया क्योंकि उससे उसके लिविंग रिलेशनशिप थे, पता नहीं किसने किसको मारा है। लेकिन अगर सबूत इकट्ठे हुए, मेन आदमी इन्वेस्टिगेशन का मेन काम क्या है? क्राइम को क्रिमिनल से जोड़ना, और वो जोड़ा जाता है एविडेंस के हिसाब से। चाहे वो एविडेंस 3 प्रकार की होती है। डायरेक्ट एविडेंस जो होगी, आई विटनेसेस होते हैं, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो इस केस में है, तीसरी उसी सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कोरोबोरेट करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस होती है जो एफएसएल से रिपोर्ट आती है। तो ये तीनों प्रकार की एविडेंस, पहली वाली एविडेंस इसमें नहीं है। और एक और थ्योरी है, एक में लास्ट सीन थ्योरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मर्डर केस में। ऐसे केसेस में जहां पर बॉडी नहीं मिलती है वहां पर लास्ट सीन थ्योरी पे भी हमने कई केस, रिजवान साहब मेरे से सहमत होंगे, हमने कई केस सजा होते देखे हैं और हमने कराए हैं जिस केस में बॉडी मिली ही नहीं, जिसमें पोस्टमार्टम है ही नहीं, लेकिन वो लास्ट सीन थ्योरी में है कि जिसके अभियुक्त के साथ में उसको लास्ट टाइम जीवित देखा गया तो उसकी जिम्मेवारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनस उसके ऊपर है कि वो प्रूव करे कि वो मर्डर ने उसने नहीं किया है। अदरवाइज पर इसमें राव साहब इसमें एक लूपहोल है। लास्ट सीन थ्योरी तो हम तब मान रहे हैं ना जब मान रहे हैं कि भाई 18 तारीख को श्रद्धा का मर्डर हो गया, लेकिन इस आदमी को ही अगर माने, जो अभी तक थ्योरीज आ रही हैं कि भाई श्रद्धा का फोन उसके बाद भी एक्टिव था, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल उसके बाद भी चल रहा था, और उसका बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बाद, तो ये आदमी कल को पलट कर कहेगा
कि भाई लास्ट सीन मेरे साथ भले 16 को हो, 15 को हो, 14 को हो, जो भी हो, लेकिन उसके बाद उसका फोन चल रहा था, बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा था, इसका मतलब वो जिंदा थी। अब तो ये पुलिस को साबित करना है ना कि लास्ट सीन मतलब वही उसके लास्ट दिन भी था। देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी है, इसमें ही ये फंसेगा। अपन श्रद्धा के फोन के थ्रू और उसके बाद अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, ये बातें, और उसके बाद किसी ने फोन चलना, ये नहीं है कि श्रद्धा जिंदा है। फोन तो अपने पास इसने रखा है, उसको फोन चलाएगा, उसको उसका पासवर्ड उसने ले रखा है और उसको यूज करता रहेगा। और ये भी एक क्रिएटिव एविडेंस इसने किया है अपने आप का डिफेंस बनाने के लिए, जैसा कहा है, ये उसका अपना डिफेंस होगा कि श्रद्धा, पुलिस तो कह रही है 18 को मार दिया, लेकिन श्रद्धा का फोन चालू है, लेकिन फोन चालू होने से जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं होता है। तो ये उसकी जो एडिशनल डिफेंस उसने बनाया है, उसको पुलिस के जो प्रोसिक्यूटर है, मैं अगर प्रोसिक्यूटर होगा तो मैं उसको ध्वस्त कर दूंगा। जैसे रिजवान साहब डिफेंस के लॉयर हैं, तो मैं 35-37 साल तक मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है और यही काम किया, ऐसे ही मर्डर केसेस की इन्वेस्टिगेशन किया है और ऐसे मर्डर केस की अब मैं ट्रायल भी करता हूं, दोनों तरफ से करता हूं, कंप्लेनेंट की स्टेट की तरफ से भी लड़ता हूं और अक्यूज की तरफ से भी लड़ता हूं। मानस भाई एक बात बताइए, सारा मालूम है। मानस भाई, मान लीजिए 18 मई को ही श्रद्धा का मर्डर हुआ और पुलिस अब जब ये नवंबर के महीने में उस आदमी के फ्लैट में जा रही है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने पूरा एसिड या किसी केमिकल से बाथरूम धो दिया, हर सबूत मिटाने की कोशिश की, ऐसे में कितने % चांस होते हैं कि 6 महीने 5 महीने बाद वहां फॉरेंसिक जांच में कुछ सब्सटैंशियल मिल जाए, इस तरह के सबूत बचे होंगे? देखिए, चांसेस कम होते हैं। जब भी कोई क्राइम सीन होता है तो वहां पे प्रिजर्वेशन बड़ा जरूरी होता है। शुरू के 2 दिन 3 दिन बड़ा ही वहां पे उसको प्रिजर्व करना पड़ता है क्राइम सीन को, कि वहां पे कोई ना जाए, क्योंकि वहां पे फिंगरप्रिंट्स मिल सके, आपको वहां पे फुटप्रिंट्स मिलेंगे, आपको डीएनए वहां पे कई जगह से निकाला जा सकता है। जैसा कि आपने कहा 6 महीने बीत गए, लेकिन यहाँ पे एक और जरूरी चीज है कि जो ड्राइड ब्लड स्टेन्स होते हैं, जो किसी कपड़े में कोई अगर वहां पे एक मर्डर हुआ है तो ड्राइड ब्लड स्टेन्स कहीं ना कहीं जरूर होंगे। ड्राइड ब्लड स्टेन से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कई महीनों के बाद भी। तो यहाँ पे ये बड़ा जरूरी है, जैसा कि सर ने भी बोला, कि उस क्राइम सीन को जहां पे क्राइम हुआ, वहां पे क्राइम अगर हुआ है तो उसका सबूत एक्सट्रैक्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहीं पे आपका दैट इज योर फर्स्ट क्राइम सीन, योर प्राइमरी क्राइम सीन। सेकेंडरी क्राइम सीन मानस भाई, इसमें एक चीज है, मानस भाई देखिए, इस अभी तक की जो जानकारी है उसमें जो क्राइम सीन है फ्लैट, उसमें कहा गया है, जो कहानी निकल कर आई है, कि इसको बेडरूम में मारा स्ट्रैंगल करके, मतलब गला दबाकर इसको मारा। उसमें तो खून नहीं निकला होगा। इसको जो काट छांट की है वो कहा गया बाथरूम में हुआ है, तो उस बाथरूम में कई चीजें अगर काट छांट हुई हैं, नल खोला हुआ था, वो तो खून बह गया होगा। बाकी के लिए बाथरूम में कहा जा रहा है इसने केमिकल से धोया है, तो इकलौती जगह जो कहा जा रहा है कि जहां पर खून मिल सकता है वो तो बाथरूम दिखता है शुरुआती तौर पर, और वहां तो सफाई हुई है, तो फिर वो ब्लड स्टेन कहां बचा होगा? नहीं, ब्लड स्टेन बाथरूम में शायद नहीं बचा होगा, जैसा कि पानी का भी बड़ा इस्तेमाल हुआ है, सुनने में आया है। लेकिन जो कपड़े हैं, जैसा कि हमने सुनने में आया कि वहां से कुछ कपड़ों का भी एविडेंस मिला है, जो पुराने कपड़े हैं या कुछ कपड़े हैं, तो किसी ना किसी कपड़े को भी यूज किया गया होगा वाइप करने के लिए, उस जगह को साफ करने के लिए। देखिए, कोई भी चीज होती है, पर इसमें फिर मानस भाई एक प्रश्न आता है कि इतना शातिर आदमी जो बॉडी डिस्पोज कर रहा है वो कपड़े रखे रहेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि कपड़े रखे। ऑब्वियस सी बात है कि वो को भी हटाने की कोशिश करेगा, बट लोकार्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि चाहे कितना भी शातिर जालसाज हो, वो कोई भी कातिल हो शातिर, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा सबूत होता है जो रह जाता है। तो परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश होती है लोगों की, कि वो जो सबूत रह गया है वो पुलिस को मिला है या नहीं, और अगर मिला है तो पुलिस उसके बारे में कब देश को बताएगी, इसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। और पुलिस को भी ये देखना होगा कि जांच जो है उसको लेकर अगर इस तरह के मन में लोगों के प्रश्न उठ रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए वो ऑफिशियली कब सामने आएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं राष्ट्रवाद।